हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस टॉपिक बेस्ड लेक्चर सीरीज में स्वागत है, जिसमें हमने टॉपिक ले रखा है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और ये आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ रिलेटिविटी के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इवेंट को समझा। आज लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ फिर से अपने माइंड में रखनी है कि देखें, आपके आसपास जो कुछ भी आप मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो, जो आप अपने पूरे डेली लाइफ में जितने भी मोशन आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो या करते हो, उनकी जो स्पीड है वो बहुत कम है, वो बहुत लो है। मीन्स अब लो अगर कह रहे हैं तो किसके उसमें कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ लाइट से बहुत बहुत कम हो। तो अगर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान में होनी चाहिए कि हम लो वेलोसिटी वर्ल्ड में हैं। ध्यान रखें, किसके अंदर हैं? लो वेलोसिटी वर्ल्ड में। इसको हम क्यों कह रहे हैं ये तो अभी आगे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। लो वेलोसिटी वर्ड, तो जो हमारा वर्ड है वो लो वेलोसिटी वर्ड है। हम सभी मोशन जो हम देख रहे हैं अपने आसपास, उनका जो मोशन है वो लो है, मतलब इन द सेंस उनकी जो स्पीड है वो क्या है? बहुत कम है स्पीड ऑफ लाइट से। रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक, इसका मतलब हम किस में है? नॉन रिलेटिविस्टिक में। ठीक है, तो अब सबसे पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को मीन्स हमने ट्रांसफॉर्म करने हैं। ये क्या है? एक ज्योमेट्रिकल, आप लिख लें, ये जो है एक ज्योमेट्रिकल रिलेशन देता है। एक ज्योमेट्रिकल रिलेशन है। अगर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो दो चीज़ें ध्यान रखें। एक तो लो वेलोसिटी वर्ड की बात कर रहे हैं, एक ये जो रिलेशन हमें देगा कोऑर्डिनेट के अंदर, ये ज्योमेट्रिकल रिलेशन है। और देखेंगे भी हम प्रूफ करके कि ज्योमेट्री कुछ यूज करेंगे और उसके हिसाब से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम निकालते हैं। तो आइए देखें, एट टी इज इक्वल्स टू 0 origin of S and S prime frame coincides. Let S prime frame moves along x axis with constant speed. मान लो फिर से फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे कि हमने पीछे समझा लेक्चर नंबर 1 में, ये है एस फ्रेम और ये है आपके पास एस प्राइम फ्रेम। एस प्राइम फ्रेम क्लियर? ये इसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट स्पीड से किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है। अब यहां पर देखें, मान लो इसको मैं ले लेता हूं एक्स प्राइम और ये है एक्स और ये है वाई प्राइम, जेड प्राइम और ये है वाई एंड जेड। अब यहां पर कोई इवेंट मान लेते हैं कि यहां पर कोई इवेंट हो रहा है। आप समझ रहे हो? इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास लेंथ स्केल है, टाइम स्केल है, इसके पास भी लेंथ स्केल है, टाइम स्केल है, लेकिन ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जो फ्रेम है, वो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट स्पीड से एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। अब अगर इस इवेंट को हम यहां पर देखें तो यहां से इस इवेंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट देखूं तो यहां से ये इवेंट, ये रेस्ट फ्रेम है आपका, तो आप बोलोगे ये एक्स पर है ना? आप बोलोगे यहां से इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हो जाएंगे? एक्स वाई जेड। कहां से? एस फ्रेम से। एस प्राइम फ्रेम से अगर इसके कोऑर्डिनेट देखें तो एक्स प्राइम, वाई प्राइम एंड जेड प्राइम। अब जरा देखें, अगर एक्स वाई जेड, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड कोऑर्डिनेट में हम एक रिलेशन निकालते हैं कुछ ज्योमेट्री यूज करके, इसलिए बोलते हैं कि ये ज्योमेट्रिकल रिलेशन देता है। ठीक है ना? ये ज्योमेट्रिकल रिलेशन है। अब देखो एक्स वाई जेड आपके पास है। अगर हम यहां से यहां तक, क्योंकि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने कह रखा कि एक्स प्राइम है, एक चीज जरा ध्यान रखें कि t इज इक्वल टू 0 पर
एक्चुअली टी इज इक्वल टू 0 पर आप ऐसे समझें कि मान लो इसको ये बहुत मतलब एक ही जगह आप लेके चले, मैं अलग अलग समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये मतलब कॉन्साइड करते हैं एट टी इज इक्वल टू 0। इसमें जो एक वॉच आपने रखी, जो आपका टाइम स्केल यहाँ पर है, आप जब ये फ्रेम मतलब ये बनेगा ओ प्राइम और ये है ओ, जब ओ एंड ओ प्राइम एक साथ है यहाँ पर, ओ एंड ओ प्राइम एक साथ है यहाँ पर, तो उस समय जो इस टाइम स्केल है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का वो टी इज इक्वल टू 0 है, और इसका इसमें जो टाइम स्केल वो टी प्राइम इज इक्वल टू 0 है। लेकिन जब आप यहां से देखोगे इस फ्रेम से, तो ये टी इज इक्वल टू 0 पर ये फ्रेम कहां था, यहां पर, और ये चला 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 यहां पर कितना है, यहां पे मान लो जो टाइम हम लेके चल रहे हैं ये टी और इसका टी प्राइम, ठीक है, ये टी है और ये टी प्राइम। तो यहां से यहां तक ये आगे की तरफ मोशन कर रहा है, तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा v कांस्टेंट स्पीड इनटू टाइम। समझ गए? अब अगर हम इनसे हम क्या कैलकुलेट, क्या मिल सकता है यहां से हमें, अब ध्यान दीजिए, x प्राइम अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो जो x प्राइम है, x प्राइम इक्वल्स टू व्हाट, x, क्योंकि टोटल x और इतना आप माइनस कर लें तो माइनस वी टी। y प्राइम इस इवेंट को ध्यान से देखें, इस इवेंट का जो यहां से कोऑर्डिनेट है, मतलब y प्राइम अगर आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो या आप यहां से कर रहे हो तो y तो एक जैसा ही है, तो y प्राइम इज इक्वल टू y। व्हाट अबाउट z प्राइम, z प्राइम इज इक्वल टू z। और अगर अब बात करें कि टाइम की, तो कहा ये इस फ्रेम के अंदर जब हम लो वेलोसिटी वर्ड के अंदर होते हैं, ध्यान रखें, जब हम लो वेलोसिटी वर्ड के अंदर होते हैं तो ये पाया गया कि जो टाइम है वो अफेक्टेड नहीं होता ड्यू टू द रिलेटिव मोशन। सो टी प्राइम इज इक्वल टू टी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं इनको बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। क्या बोलते हैं? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्लियर? अब अगर आप यहां से देखें कि अगर आपके पास एक्स वाई जेड है तो v तो कांस्टेंट है, t चेंज हो नहीं रहा है, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, x प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम कैलकुलेट कर सकते हो। या इसके अगर आप x निकालना चाहते हो तो x कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, देखिए x इक्वल्स टू ये बन जाएगा x प्लस वी टी। सो x इज इक्वल टू एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम होगा, क्योंकि अगर आप टी प्राइम लिखोगे इधर, लेकिन टी प्राइम इज इक्वल टू टी है तो एक्स प्राइम प्लस वी टी। अगर मैं y की बात करूं तो y इज इक्वल टू वाई प्राइम, अगर मैं z की बात करूं तो z इज इक्वल टू जेड प्राइम। इसको बोलते हैं कि भाई आप s से s प्राइम कैलकुलेट कर रहे हो, आपने s से s प्राइम अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो इसको बोलते हैं s टू s प्राइम। ध्यान रखना थोड़ा सा, आगे हम यूज करेंगे इसे। अगर s से हम s प्राइम कैलकुलेट कर रहे हैं, s पे आप हो और s प्राइम को कैलकुलेट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, मतलब डायरेक्ट कैलकुलेशन है या डायरेक्ट जीटी बोलेंगे अगर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है। और अगर हम इनवर्स कर रहे हैं कि s प्राइम से s कर रहे हैं तो इसको इनवर्स बोलते हैं, कि इनवर्स, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। और इसको बोलते हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये जब क्वेश्चन करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं मतलब यहां s टू s प्राइम या s प्राइम टू s, ठीक है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है ये गैलीलियन, इनको हम कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये जो कंडीशन है इसको कहा जाता है कंडीशन ऑफ क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ क्रॉसिंग या क्रॉसिंग कंडीशन। क्लियर? अब इसमें और हम डिस्कस करें आगे, इसके लिए पहले कुछ पॉइंट फिर से ले लेते हैं और उन सभी पॉइंट को फिर एक तरफ से प्रूफ करते हैं कि जीटी के अंदर जो नोट हमको करना है वो क्या क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप
इसे ध्यान से समझें। बट उससे पहले हम वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे हमने अभी देखा x प्राइम इज इक्वल टू क्या मिला, x माइनस वी टी, वाई प्राइम y एंड z प्राइम z। अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिलेगा, dx प्राइम dt dx dt माइनस ये क्योंकि v कांस्टेंट है तो v, और यहां पर ये बनेगा dy प्राइम dt dy dt। सिमिलरली dz प्राइम dt dz dt। अब देखें dx प्राइम ओवर dt, ये क्या बनेगा, vx प्राइम, मीन्स वेलोसिटी कंपोनेंट s प्राइम फ्रेम में, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और ये vx माइनस v, ये बन जाएगा vy प्राइम और ये बनेगा vy, और ये बनेगा vz प्राइम इज इक्वल टू vz। तो ये कहलाते हैं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन अंडर जीटी। ये क्या है, ये वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। और आप अगर आप देखोगे कि अगर vx प्राइम और जो vx है वो इक्वल नहीं है, मतलब जो अगर वेलोसिटी की बात करें तो ये इनवेरिएंट नहीं होगा। क्लियर? अब देख लेते हैं, देखिए नोट अबाउट जीटी, क्या क्या आपको नोट करना है जीटी के अबाउट। सबसे पहले लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब जो वेरी नहीं कर रहा है। देखिए जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो कुछ लॉज के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हम जानना चाह रहे हैं कि जो यहाँ मान लो यहाँ अगर कोई चीज़ डेल्टा एक्स है तो वो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो कि रिलेटिव है, क्योंकि हम रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं तो रिलेटिविटी का मतलब उसमें एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए। एक मोशन जो है वो रिलेटिव आपके पास है, और उस रिलेटिव मोशन में हम देखना चाहते हैं कि वो जो नियम है वो क्या वेरी करते हैं या इनवेरिएंट है। क्लियर? अब जीटी के अंदर, पर जीटी में मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूं, हम लो वेलोसिटी वर्ड के अंदर है, आगे समझेंगे क्यों इस चीज़ को बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना। अब जरा देखें, सबसे पहले समझे लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनवेरिएंट अंडर जीटी। समझ जाते हैं। मान लो ये है हमारे पास एक एस फ्रेम, ये एस फ्रेम है, क्लियर, और ये हमारे पास एस प्राइम फ्रेम, ये एस प्राइम फ्रेम। एस फ्रेम में कोई इवेंट के बीच का सेपरेशन हम जानना चाह रहे हैं, ठीक है, यहां और यहां इसके बीच का सेपरेशन, और फिर हम यहां पे सेपरेशन की बात करेंगे। तो अगर, या आप एक काम कर लीजिएगा, ऑब्जर्व कर लीजिएगा इसको यहां से, तो डेल्टा, मान लो यहां पर हम कोई एक इवेंट ले लेते हैं, ठीक है ना, और इसके बीच के सेपरेशन की बात करते हैं। एस से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये जो सेपरेशन है वो क्या आपको मिलेगा। मान लो अगर मैं कहूं कि भाई आप x2 प्राइम, आपको क्या मिल रहा होगा, क्योंकि इसके जो कोऑर्डिनेट होने वाले हैं इस s प्राइम फ्रेम में वो क्या होंगे, बोलो भाई। ये z एक्सिस ये आपकी तरफ है, मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया, करना चाहते हो तो आप ऐसे ड्रॉ कर लें, क्लियर। इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या क्या होंगे, वो होंगे x1 प्राइम, y1 प्राइम, z1 प्राइम, और ये हो जाएगा x2 प्राइम, y2 प्राइम, z2 प्राइम। अब अगर सेपरेशन निकालना चाह रहे हैं यहां पर तो देखें जरा, x2 प्राइम क्या होगा, ये होगा, क्योंकि यहां से इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहां से इसके होंगे x1 y1 z1, और इसके क्या होंगे अगर आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके होंगे x2 y2 z2।
अगर आप यहां से देख रहे हो तो यहां पे लिख देता हूं x1 y1 z1 और यहां पे होगा x2 y2 z2। अब हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं डायरेक्ट कि x2 प्राइम अगर हम लिखें प्राइम इज इक्वल टू x2 माइनस वीटी। अगर हम x1 प्राइम की बात करें x1 प्राइम तो क्या होगा x1 माइनस वीटी। ये हमने अभी जीटी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखी, हमने यूज किया जीटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को। जीटी मींस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करें सो x2 प्राइम x1 प्राइम इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखिए x2 माइनस वीटी माइनस x1 माइनस वीटी, और आपको क्या मिलेगा x2 माइनस वीटी माइनस x1 प्लस वीटी, ये कैंसिल आउट, आपको मिलेगा x2 माइनस x1। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि जो डेल्टा x प्राइम है इक्वल्स टू डेल्टा x, कि कोई इवेंट अगर आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, आपकी ऑब्जर्वेशन अगर यहां से है तो जो सेपरेशन होगा या इस फ्रेम में जो सेपरेशन है वो डेल्टा x जितना होगा वो इस फ्रेम में भी सेपरेशन वो उतना ही होगा। तो आप देखें तो लेंथ मतलब जो इसका लेंथ है वो सेम होगा, या सेपरेशन आप लिख सकते हो कि सेपरेशन और लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनवेरेंट अंडर जीटी। तो जो लेंथ और सेपरेशन है ये इनवेरेंट होता है जब हम जीटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की बात कर रहे हैं। और जीटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मींस लो वेलोसिटी वाट, जहां पर आप बहुत कम वेलोसिटी लेके चल रहे, जो हमारा वर्ड मतलब हम जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जितने मोशन ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, क्लियर, जो कुछ भी हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो ये है आपका पहला पॉइंट। सेकंड, acceleration is invariant under GT। जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो हम देखना चाहते हैं, जरा देखें। देखिए जैसे कि अगर हम यहां बात करें इस फ्रेम में एस फ्रेम में, और ये एस प्राइम फ्रेम है, ये एस फ्रेम है और ये एस प्राइम फ्रेम है, ये एस फ्रेम, ये एस प्राइम फ्रेम। तो अगर हम यहां पर मान लो कोई इवेंट है और v, हम इस चीज को हमने vx प्राइम निकाला है, और vx प्राइम आपको क्या मिला vx माइनस v, जहां पे ये x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जब आप इस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हो, और vx प्राइम इसका यहां पर जो वेलोसिटी जब आप इस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे हो, एस प्राइम फ्रेम से। क्लियर? तो ये जो रिलेशन है ये हमें जीटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हमने इसको अभी तक निकाला। अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो इन्वेरेंट नहीं होती। मीन्स जो यहाँ वेलोसिटी होगी वो यहाँ उसकी जो वेलोसिटी है वो उससे डिफरेंट होने वाली है, माइनस वी उसमें। और हम ये कह रहे हैं क्योंकि ये वी कांस्टेंट से चल रहा है तो इसलिए वो यहाँ पर जितना उसका वेलोसिटी होगा उससे ये कम होगा। तो वेलोसिटी इन्वेरेंट नहीं है, लेकिन जब dvx ओवर dt आप करोगे तो ये क्या बनेगा फिर dvx, ये x प्राइम होगा, और dt, और ये क्योंकि कांस्टेंट है तो 0, और अगर इसको आप देखोगे तो ax प्राइम इज इक्वल्स टू ax। इसका मतलब जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो भी इन्वेरेंट है अंडर जीटी। दूसरा पॉइंट, ये हम जीटी के अंदर ये सब देख रहे हैं, मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के थ्रू हम ये सब रिजल्ट निकाल रहे हैं डिफरेंट टाइप। क्लियर? अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, ठीक है ना, जो उसकी अगर हम बात करें तो वो भी इन्वेरेंट होगा इन ऑल इनर्शियल फ्रेम अंडर जीटी। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जितने भी मोशन जैसे काइनेमेटिक्स में या जो भी हमारे आसपास जितने भी मोशन हो रहे हैं, अगर हम उसको रिलेट करेंगे, उसके लिए अगर उसको कहेंगे कि वो किससे गवर्न होते हैं, तो हम कहेंगे कि वो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से ही गवर्न होते हैं, F इज इक्वल्स टू ma। और वो जो लॉ है वो भी इन्वेरेंट, क्योंकि हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात कर चुके हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को भी देख लेते हैं कि इन्वेरेंट है, हालांकि वहां पर भी हमने प्रूफ कर लिया था, पर फिर भी एक बार यहां प्रूफ कर लेते हैं। जो थर्ड पॉइंट है ये है हमारे पास एस फ्रेम,
और ये है एस प्राइम फ्रेम। अगर यहां पर मान लीजिएगा F इज इक्वल टू एम ए है, एक्सेलरेशन यहां और यहां, ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, इन्वेरेंट होगा अंडर जीटी। क्लियर है? तो अगर एक्सेलरेशन इन्वेरेंट है, तो अगर बाय द वे यहां कोई मान लीजिएगा कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे जो फोर्स, क्योंकि ये रेस्ट पे है, तो जो F है वो क्या हो जाएगा इस पे, F इज इक्वल टू एम ए, तो ये 0। अगर यहां पर F इज इक्वल टू एम ए है, तो यहां पर भी F इज इक्वल टू, अगर यहां से इस पे देखें तो वो क्या हो रहा होगा बोलो, अगर V कांस्टेंट स्पीड से ये फ्रेम चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से अगर ये फ्रेम चल रहा है, तो ये भी उसको V कांस्टेंट स्पीड से, अगर ये एक्स एक्सिस है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाता हुआ दिखेगा, लेकिन स्पीड कांस्टेंट ही होगी। इसका मतलब यहां पर ऑब्जर्वर कहेगा कि अगर ये कांस्टेंट है V कांस्टेंट, कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसके लिए भी यहां पर F इज इक्वल टू F प्राइम इज इक्वल टू 0 होगा, और F प्राइम इज इक्वल टू 0, तो F A, अगर मैं देखूं M प्राइम A प्राइम इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन A, यहां पर अगर हम F इज इक्वल टू एम ए और A प्राइम, ये हम प्रूफ कर चुके हैं इक्वल। इसका मतलब इन दोनों फ्रेम के अंदर हम एक चीज कह सकते हैं कि F प्राइम इज इक्वल टू F, जो आपके पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स लॉ, वो इन्वेरेंट है, तो F प्राइम इज इक्वल टू F, क्योंकि आप यहां पर देख चुके हो एक्सेलरेशन, क्योंकि अगर A प्राइम इज इक्वल टू A, फिर M प्राइम इज इक्वल टू M। और लो वेलोसिटी वर्ड में इसको आप सोच भी सकते हो, अगर बाय द वे इसका कुछ मास है इस मार्कर का, और आप इसको किसी बस के अंदर ले गए और वहां पर आप इसको अगर मेजर करोगे, तो इसका मास आपके पास कम, ऐसा नहीं है कि कम या ज़्यादा, इसमें कुछ डिफरेंस आपको मिलेगा। रीज़न क्या है? अभी तो रीज़न यही है कि हम लो वेलोसिटी वर्ड के अंदर है। आगे रीज़न कैसे बदलेंगे, क्यों बदलेंगे, वो तो देखेंगे जब इसके अंदर कुछ चीज़ें इन्वेरेंट नहीं आएंगी या जो प्रिंसिपल्स हैं वो गड़बड़ा जाएंगे, तो वो हम जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे वैसे वैसे समझते रहेंगे। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या फोर्स वो भी इन्वेरेंट है इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अंडर जीटी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट है टाइम मेजरमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द रिलेटिव मोशन। ये पॉइंट मैं इसलिए बनाता हूं कि ताकि आप लोग नोट कर सको, और इन्हीं पॉइंट के आधार पर हमको आगे क्वेश्चन करने हैं। ये जो हम इस टॉपिक को लेके चले हैं, इनमें हमने जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनको ध्यान में रखा हुआ, और उन पे बेस जितने भी क्वेश्चन बनेंगे या बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो इन पॉइंट्स को जो आप हैं वो नोट करते रहें, है ना। तो ये है आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और वो इन्वेरेंट है अंडर जीटी। अब हम मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आर नॉट इन्वेरेंट, इससे पहले आप समझ लें प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। क्या दिया गया कि ऑल या फिजिक्स लॉ, ऐसे लिखें, आर invariant in all inertial frame of reference। कि जो फिजिक्स के लॉ हैं वो सभी लॉ, ऑल फिजिक्स लॉज आर इन्वेरेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्योंकि हम जितने भी जो मैकेनिक्स में जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ था, लॉ ऑफ फोर्स, वो इन्वेरेंट जीटी के अंदर। तो जितने भी मोशन हम लो वेलोसिटी वर्ल्ड में देखते हैं वो रिलेट कर सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन से।
तो ये एक सिद्धांत बना, एक प्रिंसिपल बना रिलेटिविटी का, कि जो रिलेटिविटी का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो इस बात पर है कि जितने भी आपके फिजिक्स के लॉ हैं वो इन्वेरेंट हैं, सभी जितने भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। लेकिन हम इस यूनिवर्स में अगर रह रहे हैं, काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व कर रही हैं, तो सब कुछ मैकेनिक्स नहीं है। अगर चार्ज हम समझ रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, एक अलग सी साइंस चाहिए, और हमने उसके लिए एक अलग से फिजिक्स को डेवलप किया उन सभी फिनोमिनॉन को समझने के लिए। ऑप्टिक्स, अगर हमें लाइट से और इससे संबंधित मान लो लेंसेज और इनसे संबंधित ऑप्टिक्स हमारे पास, वैसे ही हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स है। तो सभी कुछ मैकेनिक्स नहीं है। अब हम बात करते हैं मैक्सवेल इक्वेशन की। मैक्सवेल्स इक्वेशन थोड़ा सा इस पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या है मैक्सवेल इक्वेशन? डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल्स टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप कहते हो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। डाइवर्जेंस ऑफ v इज इक्वल्स टू 0, जिसे आप कहते हो गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। फिर डेल क्रॉस ई माइनस डेल बी ओवर डेल टी, और ये है फैराडेज लॉ। और डेल क्रॉस बी ये है म्यू नॉट जे कंडक्शन एंड जे डी, वेयर ये ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये क्या होगा? जे डी मीन्स डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, ये क्या है? कंडक्शन करंट डेंसिटी। तो क्या लिखते हो? म्यू नॉट जे डी या जे फ्री, कई लोग जे एफ लिखते हैं, कई लोग जे सी, और यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो होती है म्यू नॉट, आप यहाँ रखें एप्सिलॉन नॉट डेल ई ओवर डेल टी। ये है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, जहाँ जे डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ठीक है, ये है मैक्सवेल्स इक्वेशंस। और ये पाया गया कि जो ये मैक्सवेल्स इक्वेशन है ये जीटी के अंदर इन्वेरेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम फ्री स्पेस में देखें, अगर हम फ्री स्पेस में देखें, फ्री स्पेस में देखें तो उस पर जो म्यू, ये क्या है? ये रो क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो फ्री स्पेस में 0। जे वॉल्यूम करंट डेंसिटी, ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो आपके पास जो मैक्सवेल्स इक्वेशन बननी है वो क्या है? रो ओवर एप्सिलॉन, ये 0 हो जाएगा। B इक्वल्स टू 0, डेल क्रॉस E माइनस डेल बी ओवर डेल टी, और डेल क्रॉस B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल E ओवर डेल टी। ये मैक्सवेल्स इक्वेशन इन फ्री स्पेस, ये मैक्सवेल्स इक्वेशन इन फ्री स्पेस, ये मैक्सवेल्स इक्वेशन इन फ्री स्पेस। अगर हम इस इक्वेशन का कर्ल ले लें, इन दो इक्वेशन का, एक्चुअली ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस है, और इसे मैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना चाहता हूं। तो जितनी इंफॉर्मेशन इनके पास है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो जितनी इंफॉर्मेशन इनके पास है वही मैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में इनको चेंज करूंगा। वहां से जो हमें इक्वेशंस मिलेंगी वही इंफॉर्मेशन इनके पास, उसके उन दोनों इक्वेशन के पास रहने वाली। तो देखें,
मैं मान लो कर्ल कर लेता हूं एक का, सिमिलरली आप दूसरे वाले का भी कर्ल कर लें। तो मान लीजिएगा इस वाले इक्वेशंस का मैं कर्ल ले लेता हूं, तो इसका अगर मैं कर्ल ले रहा हूं तो क्या बनेगा बोलो, कर्ल ऑफ कर्ल ई इक्वल्स टू कर्ल ऑफ माइनस डेल ओवर डेल बी ओवर डेल टी। क्लियर? इसको क्या लिखेंगे देखो, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ ई माइनस एल स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू, अब यहां पर देखें ये जो है ये पोजीशन कोऑर्डिनेट, इसके जो ये जो ऑपरेटर है ये पोजीशन डिपेंडेंट है, और यहां पर डेल ओवर डेल टी ये टाइम डिपेंडेंट है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको बाहर, तो ये कैसे बनेगा, माइनस डेल ओवर डेल टी, और आप इसको कर सकते हो कर्ल ओवर कर्ल ऑफ बी, कर्ल ऑफ बी। ये क्यों, कैसे इसको अंदर ले जा सकते हैं इसको बाहर, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट है और ये कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट है। तो ये दोनों को आप इसको पहले लिख दें, इसको बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से देखें ये तो 0 है, और यहां से देखें तो ये बनेगा डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू, और यहां पर आपके पास डेल क्रॉस बी की वैल्यू रखो, डेल ओवर डेल टी, और डेल क्रॉस बी की वैल्यू यहां से रख लो, तो ये बनेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई ओवर डेल टी स्क्वायर, सॉरी डेल ई ओवर डेल टी। तो ये वैल्यू आपने यहां वहां से रख दी। अब यहां देखें ये माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, आपके पास क्या बनेगा, देखो डेल स्क्वायर ई, ध्यान दीजिए, माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी टू ई ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सिमिलरली अगर आप इसका कर लेके देखना आपको क्या मिलेगा, सिमिलरली डेल स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू बी डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब जो ये आपको मिले इनको बोलते हैं स्वेल्स वेव इक्वेशंस, वेव इक्वेशंस। अब जरा देखें, अगर हम इन जनरल वेव इक्वेशन से इसे कंपेयर करें, किसी भी जनरल वेव इक्वेशन को हम ले लें, मान लो कोई एफ मैं उसके लिए ले लेता हूं फंक्शन, सो d2 होगा डेल स्क्वायर एफ माइनस 1 बाई वी स्क्वायर, और ये d2f ओवर dt स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये क्या है, कोई भी एक जनरल वेव इक्वेशन है ना, किसी वेव इक्वेशन को अगर आप जनरलाइज करोगे तो ये यही आपको मिलेगा, तो जनरल वेव इक्वेशन। अगर हम कंपेयर करें यहां से और यहां से, तो 1 बाई वी स्क्वायर क्या मिलेगा, 1 बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, और v इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 ओवर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और यहां से अगर आप म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा बोलो, देखिए म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ये तो होता है 10 टू दी पावर -7 न्यूमेरिकल वैल्यू, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, क्लियर। तो यहां से अगर म्यू नॉट को आप रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, जरा सॉल्व कर लेते हैं। ये म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई, म्यू नॉट होगा 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 इंटू, यहां देखें यहां बनेगा एप्सिलॉन नॉट, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई और इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। तो ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, ये यहाँ अपॉन में आएगा तो कितना बनने वाला है, रूट में आएगा, तो ये देखो ये बनेगा 16, और ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। ये आप v निकाल रहे थे मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनका जो स्पीड है वो वही है जो स्पीड ऑफ लाइट है। इसका मतलब जो लाइट वेव्स हैं, दैट मीन्स जो लाइट है
वो लाइट क्या है, वेव है, और वेव भी क्या है, लाइट वेव। कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन जीटी के अंदर अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें इनको, तो आप देख सकते हो कि अगर ये एस फ्रेम है अकॉर्डिंग टू जीटी, एस प्राइम फ्रेम, तो यहां पर इसमें जो इस फ्रेम में अगर हम वी एक्स प्राइम निकालना चाह रहे हैं, एस प्राइम फ्रेम से ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, वी एक्स माइनस वी। और ये जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है यहां पर, ये जीरो मान लो, फिर स्पेस में लेके चल रहा हूं, जीरो माइनस डेल वी ओवर डेल टी, डेल क्रॉस ई, और डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई ओवर डेल टी। ये यहां इन्वेरेंट नहीं होगा, क्योंकि मान लेते हैं कि यहां पर जो वी एक्स है, इनका जो ये एज अ वेव है, और इनकी जो स्पीड है वो सी बी है, तो वी एक्स प्राइम में कितनी हो जाएगी, वी एक्स प्राइम में हो जाएगी सी माइनस वी, मतलब सी से कम। अब इस समय का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था, जब ये इक्वेशंस यहां पर एनालिसिस की गई जीटी के अंदर, तो ये उस दौर का ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि जो आपके ये मैक्सवेल्स इक्वेशन है, ये इन्वेरेंट तो नहीं है, ये तो मतलब नॉट इन्वेरेंट, बिकॉज यहां पर अगर यहां आपको सी मिल रहा है तो यहां सी नहीं मिलने वाला, अगर आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सोचेंगे। तो क्वेश्चन ये था कि फिर जो लाइट जिसको हम एज अ वेव लेके चल रहे हैं, इसका मतलब उसको भी एक मीडियम की जरूरत है, क्योंकि उससे पहले हम यही जानते थे, हमारे पास यही इंफॉर्मेशन थी कि किसी भी वेव को, जैसे कि हम साउंड वेव की बात कर रहे हैं, तो किसी भी वेव को अगर प्रोपगेट होना है तो उसके लिए एक मीडियम की हमें आवश्यकता होनी चाहिए। तो उस समय इस पे सभी लोग विचार कर रहे थे, और एक फेमस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जिसको बोलते हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। उन्होंने कहा ऐसा है कि जो आपके पास प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी है वो सही है, क्योंकि यहां पर बहुत सी प्रॉब्लम हो रही थी। क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि अगर हम ये देखें तो जो आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, या तो वो गड़बड़ है, और अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गड़बड़ है तो न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन पे भी खतरा मंडराना शुरू हो गया था। लेकिन यह माना गया उस दौर में कि ऐसा नहीं है, यहां पर जो स्पीड है, जो लाइट की स्पीड है, उसके लिए एक मीडियम की जरूरत है, और उसी को हम एब्सोल्यूट फ्रेम कहेंगे, जिसको हम रेस्ट फ्रेम कह रहे हैं। और माइकलसन मोरले ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, काफी सालों तक एक्सपेरिमेंट चला, जिनका एम था टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर। उस फ्रेम को, जो एब्सोल्यूट फ्रेम था, उसको कहा गया ईथर फ्रेम, कि ये है सब कुछ। इसके अंदर जो लाइट की स्पीड है वो इसके अंदर 3 × 10⁸ है, और अगर कोई अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो उसमें वो डिफरेंट हो सकती है। मींस इनका जो पूरा सेटअप था वो इस बात पर आधारित था, उसका जो उद्देश्य एम था, वो इस ईथर को एज अ रेस्ट फ्रेम लेना चाह रहे थे, और इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में वो जो आप अर्थ की वेलोसिटी उसको कैलकुलेट करना चाह रहे थे। लेकिन हुआ क्या, इनको जो वो रिलेटिव वेलोसिटी v जो मिली वो जीरो, मींस इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हुआ। आप थोड़ा ध्यान से सुने, जो एक्सपेरिमेंट है ये फेल हुआ। इसको बोलते हैं नल रिजल्ट, और कुछ लोग बोलते हैं नेगेटिव रिजल्ट। नेगेटिव
रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। तो ये पाया गया कि ये धारणा, ये मानना कि ईथर एग्जिस्ट करता है, वो गलत है। ऐसा कोई फ्रेम नहीं है कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि नहीं, यहां पर तो स्पीड ऑफ लाइट ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है और अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कुछ और है। तो इस समय का, इस दौर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, क्लियर? 1905 में आइंस्टाइन ने अपना पेपर पब्लिश किया। तो ये माना जा रहा है क्योंकि जो इनके नल रिजल्ट है, काफ़ी बुक कहती हैं कि जो इनके नल रिजल्ट हैं, नेगेटिव जो रिजल्ट हैं, जो उनके नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, वही जो है एक बेस बने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। लेकिन आइंस्टाइन ने अपने पेपर में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया। और आइंस्टाइन ने ये माना कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सभी इनर्शियल फ्रेम में उसकी जो वैल्यू है वो सेम होगी। तो इसका मतलब अगर जीटी को चेंज करना पड़ा, उसको मॉडिफाई करना पड़ा, तो उसको मॉडिफाई करेंगे। लेकिन एक तो जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, मतलब ऑल फिजिक्स लॉ आर इनवेरेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है वो सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम है। ये पोस्टुलेट आइंस्टाइन ने दिए और उन्होंने उसके लिए कहा कि अगर जीटी में मॉडिफिकेशन की अगर ज़रूरत है तो वो जो उसकी तरफ उन्होंने काम किया और मॉडिफाई किया गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को। और एक नया ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ हम अब इंट्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वो होगा लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। और क्या होंगे उसमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।